बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। और ये कार्बन सीरीज़ का जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या है ये इसका नाम? यूजेस ऑफ कार्बन। यूजेस ऑफ कार्बन। इसके आगे ब्रैकेट में अगर आप बुक में देखें तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड से बच्चे परेशान हो सकते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब शायद वो एप्लीकेशन है जो कि स्कूल में दी जाती है छुट्टी के लिए। एक वो एप्लीकेशन भी होती है भाई, एक ये एप्लीकेशन भी है। पुरानी बुक जो मेरे पास है जिसमें 18 चैप्टर हैं, उसके पेज नंबर 210 पे टॉपिक मौजूद है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन वर्ड किससे निकला है तो बाद में बता दूं, पहले क्या करना है? मुस्कुराते रहना, ठीक है। एप्लीकेशन वर्ड निकला है अप्लाई से। अप्लाई का मतलब है यूज़, आसान लफ्ज़ों में। एप्लीकेशन मतलब यूज़, कार्बन का यूज़, लेकिन कहाँ पर? इंडस्ट्री के लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे। जब हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में ये चीज़ें आ जाती हैं, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, या फिर फैक्ट्री के लेवल पे कोई चीज़ तैयार हो रही है, फैक्ट्री के लेवल पे तैयार हो रही है। या इसका एक और नाम आता है, इसको हम कहते हैं कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़। बहरहाल इन सब का लुब्बे लुबाब ये है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल है, ठीक है। और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है उसको बाज़ार में बेचना। उसका मकसद होता है उसको बाज़ार में बेचना। दो किस्म की टर्म्स इस्तेमाल होंगी आगे चल के भी। एक होगी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन, लैब में तैयार करना। दूसरा होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्री के लेवल पे उस चीज़ को तैयार करना। होता क्या है लैब में? लैब्स आपको पता है, आपके स्कूल में भी लैब है। वहाँ पर जो तैयारी होगी वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तजुर्बात होंगे, छोटे लेवल पे तैयारी होगी। उसका मकसद सिर्फ स्टडी होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि साइंस की दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स पहले होते हैं। अगर आप बिरयानी बनाने का तजुर्बा करना चाहते हैं तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि एक ट्रक जो है वो चावलों का मंगवा लिया, चलो भाई हम तजुर्बा कर रहे हैं, और एक ट्रक चावल जो है वो आपने 100, 150, 500 देगों में जो है वो तैयार करवाने शुरू कर दिए। तजुर्बे का मतलब, एक्सपेरिमेंट का मतलब तो ये है ना कि आपको तरीका नहीं पता, आप करके देखना चाहते हैं कि भाई नतीजा क्या निकलता है। तो अगर आप जो है वो एक ट्रक चावल मंगवा के बिरयानी बनाने का तजुर्बा करना चाहते हैं तो आपकी अकल को 21 तोपों की सलामी भाई, यही कहेंगे। अगर आप थोड़ी सी अकल रखते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप सीखने जा रहे हैं, आप तजुर्बा करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो आप थोड़े से चावल लेंगे सिर्फ कि चलो देखो यार बनाए बिरयानी बनती है या नहीं बनती। फिर आप थोड़े और चावल लेंगे, इसी तरह 8, 10, 20, 50 आप तजुर्बे करेंगे छोटे छोटे लेवल पे, और आखिर में आप बिरयानी बनाना सीख ही जाएंगे तजुर्बे कर करके। ये तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले स्टार्ट जो होता है वो लैब के लेवल पे होता है। लैब में जब मुख्तलिफ तजुर्बात कर करके आप कोई चीज़ बनाना सीख जाते हैं प्योरली, आपको उसको एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स का पता लग जाता है और उनकी मिकदारों का पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ बनाने में ये चीज़ों का इस्तेमाल होगा, और इन चीज़ों को इतना इतना इस्तेमाल करना है, और इतनी इतनी देर तक इसको पकाना है, और इतना टेम्परेचर रखना है। ये सारे चीज़ें आपको इन 50-60 तजुर्बों में पता लग चुकी जो कि आपने छोटे छोटे लेवल पे किए। अब जब ये सब कुछ हो गया तो अब आपने बोला बस ठीक है, अब हम जो है इसको बड़े पैमाने पे तैयार करते हैं। आपने फैक्ट्री लगा ली, बोला आप इसको सेल करेंगे, मार्केट में लोगों तक पहुंचाएंगे, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। आपने एक जो है बड़ी सी फैक्ट्री लगा ली, और उसके बाद अब मास प्रोडक्शन शुरू हो गई। मास प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे तैयारी शुरू हो गई, फैक्ट्री बन गई। इसको हम कमर्शियल यूज़ भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो दो किस्म हो गई हमारे पास, ये आगे आएंगी टर्म्स, तो पहले ही बता दूं। किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए एक तो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन होती है, लैब में जो होती है थोड़े पैमाने पे होती है। दूसरी जो होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है, बड़े पैमाने पे होती है। यहाँ पर कार्बन का यूज़ जो है हम देखने जा रहे हैं, किस लिए? एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन
मतलब कार्बन का इंडस्ट्री के लेवल पर इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ये जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि आगे ये चैप्टर है ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो आ रहे हैं, तो इसके अंदर आप यही देखेंगे मुल्क की लेवल पे, फैक्ट्री के लेवल पे कोई चीज़ तैयार हो रही है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब इंडस्ट्री के लेवल पर कार्बन का यूज़ जो है वो कैसा हो रहा है। अब जब कार्बन की बात करते हैं हम, तो कार्बन की बात करने पे हमारे जहन में बहुत सारे नाम आते हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह ये कार्बन सीरीज़ की आखिरी वीडियो चल रही है, और जो बच्चे शुरू से साथ हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है सारी चीज़ों का कि कार्बन किसी एक चीज़ का नाम थोड़ी ना है। जब हम कार्बन बोलते हैं तो इसका मतलब कार्बन में एलोट्रोपी भी आ जाती है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी आ जाती हैं, कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म भी आ जाती है, जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, बक्की बॉल्स है, ये एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन की। और कार्बन की कंपाउंड फॉर्म भी आ जाती है, कंपाउंड फॉर्म और मिक्सचर फॉर्म ख़ास तौर पर, जिसको कोल कहते हैं, कोयला। और भी बहुत सारे नाम हैं हमने देखे हैं, चारकोल है, वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है, ठीक है, और कोल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। तो कार्बन हमारे पास 2-3 लेवल पे आ जाता है, एलिमेंटल लेवल पे भी आ जाता है, और कंपाउंड के लेवल पे भी कार्बन आ जाता है, और मिक्सचर के लेवल पे भी कार्बन आ जाता है। ख़ास तौर पे कार्बन सीरीज़ का कार्बन पार्ट 1 जो मैंने बनाया है वो तो लाजमी देखिए, जिसमें मैंने कार्बन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एलिमेंटल लेवल पे भी, और कंपाउंड के लेवल पे भी, और मिक्सचर के लेवल पे भी, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कार्बन जो है वो हमारी दुनिया में कहाँ कहाँ किन किन हालतों में दस्तयाब है। समझ में आ गई बात। तो जब हम यूजेस ऑफ कार्बन कह रहे हैं तो हम डायमंड भी कार्बन है, फिर ग्रेफाइट भी कार्बन है, फिर चारकोल भी जो है वो कार्बन है, फिर कोल जो है वो भी कार्बन है, कार्बन ब्लैक भी कार्बन है, बहुत सारी किस्में फिर आ जाती हैं। 1 बाय 1 जो आपकी बुक के लेवल तक हैं उसको हम देख लेते हैं। अभी सबसे पहले डायमंड को देख लेते हैं कि डायमंड का इंडस्ट्री के लेवल पे क्या यूज़ हो रहा है। डायमंड का कई सारे यूजेस हैं इसके, डायमंड की टाइप्स भी होती हैं, आपको पता है ब्लैक डायमंड भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, और जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की वो हमारे पास कौन सी होती है, जो कि कलरलेस होती है। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, इनको हम देखते हैं अभी। तो यूजेस ऑफ कार्बन में सबसे पहले जेम्स, ये जेम्स क्या होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स। इसमें बहुत सारी किस्मों की स्टोन्स आ जाते हैं, रूबी आ जाता है, फिरोज़ा आ जाता है, सैफायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और कई किस्मों के जेम्स आ जाते हैं, जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कीमती पत्थर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्नामेंटल इस्तेमाल होते हैं, ख़वातीन पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं, जेवरात के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता है। डायमंड के अंदर दूसरा इस्तेमाल ब्लैक डायमंड का होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ब्लैक डायमंड ये चीपेस्ट डायमंड है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी का मतलब इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब ना खालिस, जो कि चीज़ खालिस ना हो। तो डायमंड के अंदर भी क्या मिलावट है, जी हाँ बिल्कुल, डायमंड के अंदर भी कुछ मिलावट होती है, जिसकी वजह से डायमंड की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ये ब्लैक डायमंड भी एक ऐसा ही डायमंड है जो कि है तो डायमंड, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटी शामिल है, कुछ मिलावट इसमें हुई हुई है, इसी वजह से ये ब्लैक कलर है। याद रहे, ये MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डायमंड्स हैव डिफरेंट कलर्स। सिंपल आंसर इसका यही है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन दैम। उसकी वजह यह है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ उनमें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से डायमंड के डिफरेंट कलर्स होते हैं। ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, रेड डायमंड, समझ आ रही है बात, ग्रीन डायमंड, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं उसकी वजह ये नहीं है कि ये बड़े अच्छे हैं, नहीं, बल्कि इनमें जो है वो मिलावट हुई हुई है, ये वजह है। अब इस ब्लैक डायमंड का यूज़ क्या है। अच्छा, प्योरेस्ट जो फॉर्म होगी डायमंड की वो कैसे होगी, वो कलरलेस होगी, वो वाइट कलर का, जिसको आप कहते हैं ना वाइट कलर का, वो वाइट नहीं होता, बेसिकली वो कलरलेस है। वो जगमगाता है, ब्रिलियंस होता है, लाइट जब पड़ती है तो वो फिर ज़बरदस्त किस्म का ब्रिलियंट होता है। बहरहाल तो ये ब्लैक डायमंड है। ड्रिलिंग पर्पस इसका इस्तेमाल हो रहा है। ड्रिलिंग का मतलब होता है होल करना, सुराख करना। बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं उनको काटने के लिए एक मशीन बनाई जाती है, और मशीन के आगे डायमंड ये लगा हुआ होता है। ये डायमंड पॉइंटेड होता है यूँ,
क्योंकि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड की कोई सी भी किस्म होगी, एक बात तो तय है कि वो हार्ड तो होगा ही, चाहे ब्लैक डायमंड हो, चाहे ब्लू डायमंड हो, ग्रीन डायमंड हो, या प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड की हो, उसकी हार्डनेस तो अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो वो सख्त तरीन चीज़ है। तो ये पत्थरों को भी तोड़ देता है। मिनरलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है ये मिनरल्स क्या हैं, आगे टॉपिक आ रहा है सिलिकॉन को लेके। ज़मीन में खुदाई की जाती है, पहाड़ों को काटा जाता है, चट्टानों को काटा जाता है, और बड़े बड़े पत्थर ऐसे निकाले जाते हैं जो कि आम पत्थरों से अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पत्थर होते हैं। वो पत्थर असल में मिनरल्स होते हैं। उन मिनरल्स या पत्थरों को काटने के लिए इस ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिलिंग से, ड्रिल मतलब होल करना। इसके अलावा दूसरा काम क्या है, कटिंग। डायमंड से आप होल, सुराख भी कर सकते हैं। डायमंड से आप कटिंग, ग्लास, शीशे को काट सकते हैं। किसी भी शीशे वाले के पास चले जाइए, उसके बाद इतनी सी पेंसिल जितनी डिवाइस होती है, आगे डायमंड लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का पॉइंटेड। तो शीशे जो काटा जाता है वो डायमंड से काटा जाता है, आपको पता होना चाहिए। वो जो कटर होता है उसके आगे डायमंड लगा होता है। इसके अलावा मेटल्स को काटने के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डायमंड को देखें, इसको तो कुछ हो नहीं सकता, इस पर तो खराश भी नहीं आ सकती, ये तो इतना मजबूत है। ठीक है। इसके अलावा एब्रेसिव के तौर पर, एब्रेसिव्स किन को कहा जाता है, वो चीज़ें जो कि खुरचने के काम आती हैं, एब्रेसिव्स उनको कहा जाता है। तो डायमंड के जो है वो क्या किए जाते हैं, पीसेस किए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में इनको लाया जाता है, दानेदार शक्ल इस डायमंड की बनाई जाती है। और रेगमाल आपने शायद देखा हो, घर पे कलर वगैरह होते हैं जब, तो पहले से मौजूद कलर को साफ़ करने के लिए रेगमाल एक पेपर होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको जब रगड़ा जाता है तो दीवारों पे पहले से मौजूद पेंट या कलर वगैरह वो साफ़ हो जाता है। तो वो क्या है, उसके अंदर क्या है, वो खुरदरा होता है, एब्रेसिव होता है। ठीक है। इसी तरह, क्योंकि ये तो पेंट की बात मैंने करके आपको समझाने की कोशिश की है ना, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बड़ी हसास होती हैं, उनको खुरचा जाता है, तो वो रेगमाल वगैरह से नहीं खुरच सकते आप। क्यों? क्योंकि रेगमाल वगैरह ऐसी चीज़ है जिससे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, रगड़ बहुत ज़्यादा होती है, रगड़ने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि रगड़ प्रोड्यूस ना हो, हीट प्रोड्यूस ना हो, उससे आग लगने का ख़तरा होता है, या फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें हों, उसको आप स्लाइटली सोफिस्टिकेटेड तरीके से जेंटली जो है वो आप उसको रगड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर डायमंड के, इस ब्लैक डायमंड के पाउडर से कुछ एब्रेसिव्स बनाए जाते हैं, खुरचने वाली चीज़ें। एब्रेसिव्स मतलब खुरचने वाली चीज़ें। ठीक है भाई। और इसका मकसद क्या होता है, एब्रेसिव्स का एक और यूज़ होता है फॉर पॉलिशिंग, पॉलिश करने के लिए, फॉर पॉलिशिंग, पॉलिश करने के लिए टूल्स को, औजारों को पॉलिश करने के लिए। पॉलिश की मिसाल एक और मैं आपको दे देता हूँ। घर में मार्बल वगैरह आपके लगे होते हैं, तो आप देखें शुरू में मार्बल तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी मशीन लाई जाती है, वो पॉलिश वाली होती है, वो उस मार्बल के ऊपर पॉलिश करती है, उससे वो शाइन हो जाता है, बेहतरीन साफ़ सुथरा हो जाता है। ठीक है भाई। अब चलते हैं ग्रेफाइट की तरफ। डायमंड की बात तो हो गई, ग्रेफाइट के यूजेस भी देख लें। वो भी कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है या एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन है। ग्रेफाइट ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट किनको कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है जो चिकनाई पैदा करें। ठीक है। थिंग्स विच प्रोड्यूस, जो कि क्या दें, विच प्रोड्यूस या गिव ऑयली और ग्रीसी अपीयरेंस। ल्यूब्रिकेंट्स उनको कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं ल्यूब्रिकेंट्स में, ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाता है। ठीक है। और इसी तरह की दूसरी चीज़ें होती हैं जिनका मकसद चिकनाई पैदा करना होता है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है इनकी, आपको पता है, आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसके अंदर इंजन जो है, इंजन को अंदर से देखें तो इंजन बहुत सारे पुर्जों से मिलके बना होता है।
वो पुर्जे किसके होते हैं? ज़्यादातर लोहे के होते हैं, आयरन के होते हैं या स्टील के होते हैं। ये जब अंदर हम कहते हैं गाड़ी चल रही है तो मतलब इंजन वर्क कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है तो मतलब इंजन के अंदर मौजूद जो पुर्जे हैं वो एक दूसरे के ऊपर, जो गरारियाँ वगैरह लगी हुई हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? रब कर रही हैं, एक दूसरे को रगड़ रही हैं एक दूसरे को। तो अगर वो लोहे की बने हुए पुर्जे एक दूसरे को रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक छोटा सा 2 पीस ले लें लोहे की सलाखें या रॉड्स ले लें, उनको आपस में रगड़ें, तो देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, रगड़ प्रोड्यूस होगी और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इससे आपका इंजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है गाड़ियों का। और कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा अगर गाड़ी चलाएं तो बावजूद ये कि अंदर जो है वो ल्यूब्रिकेशन हुई हुई है, इंजन के पुर्जों में ल्यूब्रिकेशन हुई हुई है, ऑयलिंग हुई हुई है, ग्रीसिंग हुई हुई है, ताकि फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस हो, रगड़ कम से कम प्रोड्यूस हो, उसके नतीजे में हीट कम से कम प्रोड्यूस हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो ल्यूब्रिकेशन के बावजूद आपकी गाड़ी हीटअप हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आग लग जाती है। समझ आ रही है बात? तो ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। वो चीज़ें जो कि ऑयली या ग्रीसी टच देती हैं, चीज़ों को चिकना करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब में जो है वो ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। अच्छा, मकसद क्या है इसका? ताकि रिड्यूस कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके किसको? फ्रिक्शन को, रगड़ को। किन के अंदर? ये पॉइंट्स भी बन रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर इन्हीं को यूज़ कर लें तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बाइसाइकिल्स में, बाइसाइकिल चेन्स में, बाइसाइकिल्स या साइकिल जो है उनकी चेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। बियरिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। बियरिंग्स क्या होती हैं? स्टील बॉल्स होती हैं जो कि चेन्स में होती हैं, गोल गोल सी, ये स्टील बॉल्स छोटी छोटी सी। इसका तो फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, आपको समझाना इतना तो खैर मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी बातें हो गई, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्तनों में देखें, चीज़ों को आपको मेल्ट भी करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको मेल्ट भी करना पड़ेगा, पिघलाना भी पड़ेगा ना। किसको? आयरन को। अब आयरन को पिघलाने के लिए आप क्या करेंगे? आयरन को उठा के आप, ये आयरन का एक पीस है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप इसको मेल्ट करना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, तो इसको हीट देंगे, तो क्या इस आयरन के पीस को उठा के चूल्हे पर रख देंगे? हीट तो मिल जाएगी, ये आयरन, इसको हीट मिलती रही, तो उसके बाद क्या होगा? ये मेल्ट होकर चूल्हे पे ही फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बर्तन चाहिए जिस बर्तन में आप इस आयरन के पीस को रख के इसको हीट दें, अब हमारा कॉमन सेंस क्या होता है? डेफिनेटली ये बर्तन जो है वो इस आयरन से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। क्यों? क्योंकि जो हीट इस आयरन को पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसको पानी बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है आयरन को, वो हीट तो इस बर्तन को क्या वो छोड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, ये बर्तन पहले पिघल जाएगा क्योंकि हीट इसको पहले मिल रही है। बर्तनों को क्रूसिबल्स कहा जाता है, क्रूसिबल्स, ऐसे बर्तन क्रूसिबल्स, ये लैब में रखे होते हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये चीज़ों को मेल्ट करने के लिए, कुछ सॉलिड चीज़ों को मेल्ट करने के लिए। तो इनको, अब ये क्रूसिबल्स जो हैं, ये बर्तन जो हैं, यकीनन इस आयरन से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। तो क्या किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट इनकी ये जो बेस होती है यहाँ पर, जैसे कोटिंग नहीं कर देते, कोटिंग, तो इस ग्रेफाइट, क्योंकि ये ग्रेफाइट ज़्यादा मजबूत है, ठीक ठाक मजबूत होता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को मेल्ट करके ये जो एक आम सा बर्तन है इस पर क्या किया जाता है? इस पर कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है। इसके ऊपर एक लेयर जो है वो ग्रेफाइट की लगा दी जाती है। इस बर्तन पे, इस क्रूसिबल पे एक लेयर जो है वो ग्रेफाइट की लगा दी जाती है। फैक्ट्रीज़ में होते हैं ऐसे क्रूसिबल्स मिलते हैं।
अब ये क्रूसिबल्स जो हैं अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अब ये हो गए बड़े मजबूत। अब इस क्रूसिबल, इस बर्तन के अंदर आप आयरन को डाल दें, और किसको डाल दें, यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन को डाल दें। स्टील जो है इसको मेल्ट करने के लिए भी ये क्रूसिबल आप यूज़ कर सकते हैं। इस क्रूसिबल, इस बर्तन को कुछ नहीं होगा, ये स्टील मेल्ट होकर पानी बन के इस बर्तन में जमा हो जाएगा। या एलॉयज़ बनाने के लिए भी, एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ मिक्सचर होते हैं। किस चीज़ का मिक्सचर होता है मैं बता देता हूँ, मेटल्स का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है ये, लेकिन सॉलिड मिक्सचर होता है, सॉलिड मिक्सचर। और ये आप कैसे बनाते हैं, एल्युमिनियम एक मेटल है, इसको ले लीजिए, और आयरन भी एक मेटल है, इसको ले लीजिए, दोनों को एक बर्तन में रखिए और हीट दीजिए। दोनों क्या करेंगे, एल्युमिनियम भी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, आयरन भी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये जब दोनों लिक्विड बन जाएंगे यहाँ पर इस तरह से इस बर्तन में, तो क्या होगा, सॉलिड चीज़ों को तो मिक्स करना आसान थोड़ी ना है भाई, मुश्किल है ना। एक एल्युमिनियम का पीस है, एक आयरन का पीस है, दोनों सॉलिड हैं, दोनों मेटल हैं, मैं कहूँ इनको मिक्स कर दीजिए, आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से मिक्स करेंगे। तो इनको मिक्स करने का आसान तरीका ये है कि दोनों को मेल्ट कर लीजिए, पिघला लीजिए। तो इस बर्तन में, इस क्रूसिबल में आपने इन दोनों मेटल्स को डाल दिया और उसके बाद आपने हीट दी, हीट देते रहे, एल्युमिनियम भी पानी बन गया यहाँ पर और ये आयरन भी पानी बन गया। जब दोनों पानी की शक्ल में आ चुके, पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में आ चुके, ये पिघल गए, अब ये आसानी से मिक्स हो सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिक्स होंगे। जब ये आपस में मिक्स हो जाएं तो अब आप इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद अब जो चीज़ बनेगी वो एलॉय कहलाएगी। समझ आ गई बात, अब जो चीज़ बनेगी वो एलॉय कहलाएगी। तो एलॉय जो है एक सॉलिड मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का और नॉन मेटल्स का भी। कार्बन ले आइए, कार्बन भी इसमें ऐड कर दीजिए, एल्युमिनियम प्लस आयरन प्लस कार्बन डाल दीजिए, इसको भी मिक्स कर लीजिए, तीनों को पिघला लीजिए, उसके बाद तीनों का मिक्सचर बना लीजिए, तो ये मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। इस किस्म के सॉलिड को एलॉय कहा जाता है। तो उनको बनाने के लिए भी जो क्रूसिबल्स इस्तेमाल होते हैं वो वही क्रूसिबल्स होते हैं जिनमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, इसके अलावा ग्रेफाइट का जो है वो इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यूज़ होता है। इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यूज़ होता है किसके अंदर, ड्राई सेल में, ड्राई सेल। अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बात तवील हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जिसने वीडियोस नहीं देखी वो देख लीजिए, इसमें सारा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, बैटरीज क्या होती हैं, बिजली कैसे बनती है, ये फलां ये सारी तफसीलात मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले वीडियोस के अंदर मैं बना चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, तसल्ली से देखिए और वो दुनिया देखिए बिजली की जिस पे इंसान ने सबसे पहले काम किया। पहले सेल्स बने थे ना, छोटे छोटे सेल्स बनाना शुरू किए थे इंसान ने, और उसके बाद फिर बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में एडवांसमेंट हुई थी। अच्छा, इसके अलावा एक और यूज़ जो है इसका, तो इलेक्ट्रोड्स के तौर पे भी जो है वो ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है ड्राई सेल के अंदर। ये नोट्स में अपने डाल लीजिए, काम आएंगे आपके, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ग्रेफाइट का एक और यूज़ देख लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, खोद के निकालना किसी चीज़ को। खोद के कहाँ से निकाला जाएगा भाई, पहाड़ों में से निकाला जाएगा, मट्टी में से निकाला जाएगा, पत्थरों में से निकाला जाएगा, कानों में से निकाला जाएगा, ठीक है, चट्टानों में से निकाला जाएगा। इन्हीं चीज़ों को खोदी जाती है क्योंकि इन्हीं के अंदर होते हैं मिनरल्स। ये मिनरल्स या स्पेशल रॉक्स इनको हम कहते हैं, ख़ास किस्म की रॉक्स। हर रॉक जो है वो मिनरल्स नहीं होती। कुछ रॉक्स तो ऐसी होती हैं जो पहाड़ों को काट के अंदर जाके फिर वहाँ पर इस किस्म की रॉक्स मिलती हैं, जो स्पेशल रॉक्स जिनको मिनरल्स कहा जाता है। तो इनको खोद के निकालने में भी, एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी, एल्युमिनियम मेटल को इनमें से, इस मिनरल में से एल्युमिनियम मेटल को निकालने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए,
मिनरल्स में से एल्युमिनियम मेटल को निकालने के लिए। ये आगे आने वाला जो सिलिकॉन हम पढ़ेंगे ना, वो मेटल, उसमें ये बात आपको मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। मिनरल्स के अंदर से इसको निकालना, एल्युमिनियम मेटल को निकालना, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। अच्छा, इसके अलावा इस ग्रेफाइट को अगर आप जो है वो बहुत मशहूर यूज़ किसमें, ग्रेफाइट को अगर किले मट्टी की एक किस्म होती है, ठीक है, तो ग्रेफाइट को चूरा कर लीजिए पाउडर, और मट्टी की ये किस्म जो किले है इसको, ये तो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में होगी, दोनों को मिक्स कर लीजिए। इससे क्या बनेगी? लेड पेंसिल। लेड पेंसिल्स, जो आप पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं वो बनाई जाती हैं ग्रेफाइट से, लेकिन प्योर ग्रेफाइट नहीं होता, उसमें किले को मिक्स किया जाता है, ठीक है भाई। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर? इसके अलावा ग्रेफाइट का ब्लैक पिगमेंट्स के तौर पे यूज़ होता है। ब्लैक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कहते हैं दानों को। पिगमेंट्स मतलब, पिगमेंट्स का मतलब है ग्रेन्स, दाने। और ये दाने, ये ब्लैक पिगमेंट्स या ब्लैक दाने किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? पेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो पेंट्स घरों में किए जाते हैं ना, दीवारों पे जो पेंट्स होते हैं, तो ब्लू पेंट, ब्लैक पेंट होता है, ग्रे पेंट, ये मुख्तलिफ़ किस्मों के पेंट्स जो हैं, तो उनको बनाने में ख़ास इनकी ज़रूरत होती है, पिगमेंट्स की, ग्रेन्स की। पिगमेंट वर्ड का मतलब ये होता है बेसिकली कलर्ड फुल दाने। अब इस दाने को मैं कैसे समझाऊँ? हाँ, नमक के दाने देख लीजिए, छोटे छोटे होते हैं ना, नमक के दाने होते हैं इस तरह के, लेकिन ये कलरफुल होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इनका मकसद, पिगमेंट्स ऐसे दाने होते हैं जिनका मकसद घूम फिर के किसी चीज़ को कलर देना होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक पिगमेंट्स हैं के तौर पे यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को, और वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पेंट्स मेकिंग के अंदर। नोट्स में डाल लीजिए इसको भी बात। आगे चलते हैं, और क्या है, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनने जा रही है, लेकिन तफसीलात इतनी है वो छोड़ भी नहीं सकता। अब चलते हैं आखिरी यूज़ इसका, न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम बम का नाम तो सुना होगा सर, किसने नहीं सुना? न्यूक्लियर रिएक्शंस। जेम्स चैडविक ने 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। आपको पता है 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवरी सिर्फ नहीं किया था, बल्कि एटम बम का फाउंडिंग फादर ये जेम्स चैडविक साहब ही थे। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उसके बाद ही न्यूक्लियस के ऊपर और बड़े पैमाने पे काम शुरू होने लगा। और 1932, 1933, 1935, 1940, 1944, 1945, 1945 इंसानी तारीख का ये वो साल है एटम बम का धमाका जब दुनिया ने देखा। कहाँ? जापान के 2 शहरों पे, दूसरी जंग अजीम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसका अख्तिताम इन 2 बमों से हुआ था, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन, इन 2 बमों का नाम था। अमेरिका ने गिराए थे किस पे? जापान पे गिराए थे। किस पे? कौन से शहरों पे? एक हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। पूरे के पूरे शहर ही उड़ गए थे इन 2 एटम बमों की वजह से। कितना टाइम लगा? 1932 से 1945। आपको पता है इंसान ने इतने टाइम में एटम बम बना लिया। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, जेम्स चैडविक। उसकी वजह से तो नहीं, उस बेचारे ने तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था बस। लेकिन उसकी इस डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस पे इतना काम हुआ कि उसके बाद इंसान समझ गया कि इस न्यूक्लियस को अगर तोड़ दिया जाए, P+N बोलें तो न्यूक्लियस, अगर इसको तोड़ दिया जाए, इसको ब्रेक कर दिया जाए, इसको हम कहते हैं फिजन। तो अगर न्यूक्लियर, फिजन का मतलब क्या है? तोड़ देना। फ्यूजन का मतलब है जोड़ देना। दिस इज फिजन, ब्रेक। इस न्यूक्लियस को अगर तोड़ दिया जाए तो इससे क्या होगा? इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ख़तरनाक किस्म का ब्लास्ट होगा, दूसरी चीज़ ये होगी इतनी हीट निकलेगी कि लेफ़्ट राइट जितनी चीज़ें होंगी मीलों तक सब जल के भस्म हो जाएंगी। करना क्या है? सिर्फ इस न्यूक्लियस को तोड़ देना है। और न्यूक्लियस को तोड़ने का रिएक्शन जो है वो फिजन रिएक्शन कहलाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं।
जो बुनियादी तौर पे दो किस्मों के होते हैं, फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन में हम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन में हम न्यूक्लियस को जोड़ते हैं। न्यूक्लियस होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इज्तमा, कलेक्शन। जब न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ने का काम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को दोबारा जोड़ के न्यूक्लियस बना देना। इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहरहाल सिर्फ इतनी सी मुख्तसर बात कि यहाँ पर ये जो काम न्यूक्लियस के फिजन का हो रहा है, ब्रेक का हो रहा है, ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स के ज़रिए होता है। यानी कि कहीं से आप न्यूट्रॉन्स लीजिए और उनको बड़ी स्पीड से क्या करें, हिट करवा दें किसी दूसरे न्यूक्लियस पर। जैसे ही कोई न्यूट्रॉन जो है वो जाके इसको हिट करेगा, ज़बरदस्त किस्म का धमाका होगा, जिसको हम एटमी धमाका कहते हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दो फटे थे, तो वहाँ पर एग्जैक्टली यही हुआ था उस बम के अंदर कि न्यूट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए थे बड़ी स्पीड के साथ, और उसमें मौजूद एटम्स के न्यूक्लियस जो हैं उनमें फिजन रिएक्शन हुआ था, वो फट गए थे, टूट गए थे, ब्रेक हो गए थे, और उससे इतनी तबाही आई थी। न्यूट्रॉन मॉडरेटर, मॉडरेट का मतलब होता है मुनासिब कर देना, मुनासिब कर देना, मॉडरेट। इसकी न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। आप पूरा सिनेरियो समझ में आया? इस न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेट करने के लिए, मुनासिब करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस ग्रेफाइट का। क्योंकि न्यूट्रॉन की स्पीड से ही आप इस न्यूक्लियस को हिट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, उससे कम स्पीड होगी, उससे कम स्पीड होगी, ये स्पीड का ताल्लुक होता है सारा का सारा किसी एटम बम की इंटेंसिटी से, उसके फटने से। समझ में आ गई बात? तो हम ये नहीं चाहते कि हर दफ़ा हम एटम बम ही फाड़ दें, नहीं, बल्कि इसके बहुत अच्छे अच्छे काम भी हैं। यहाँ पर जो हीट निकलती है एटम बम फटने से, जो हीट निकलती है, इस हीट को आप पॉजिटिव मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बिजली भी बना सकते हैं आप। समझ में आ गई बात? एटॉमिक पावर स्टेशन जो हैं वो क्या हैं? बिजली घर जो होते हैं जहाँ बिजली बनाई जाती है। एटॉमिक पावर स्टेशन मतलब पावर मतलब बिजली। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर आप बिजली बना रहे हैं। तो बिजली आप कैसे बना रहे हैं? पता है आपको बिजली कैसे बनती है? ये भी सुन लीजिए, साथ ही आगे इसका भी जिक्र आएगा। हम कहते हैं बिजली कोयले से बनती है, बिजली कोयले से बनती है, बिजली कचरे से बनती है, बिजली पानी से बनती है। सुना होगा ना आपने 50 दफ़ा। नहीं भाई, बिजली इन चीज़ों से नहीं बनती। किसने कहा आपको? जनरेटर, इससे बनती है बिजली। जी, वही जनरेटर जो आपके घर में पड़ा हुआ है ना, वही पावर स्टेशंस में यही जनरेटर्स मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इनका काम ही जनरेटर्स का क्या है? जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना इनका काम है। इन जनरेटर्स को जो चीज़ चलाती है उसको टरबाइन कहते हैं। टरबाइन को जो चीज़ चलाती है उसको स्टीम कहते हैं, यानी कि भाप। भाप कब बनती है? जब आप वाटर को बॉयल करते हैं। वाटर को बॉयल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको हीट चाहिए। हीट कहाँ से मिलेगी? कचरा जला दें उससे भी हीट मिल जाएगी, पानी बॉयल कर लें। अब देखें, हम कहते हैं बिजली पानी से बनेगी, तो पानी से नहीं बनेगी, बल्कि पानी को बॉयल करके उससे स्टीम से बनेगी। उस स्टीम से टरबाइन चलेगा, वो टरबाइन इस जनरेटर को चलाएगा, वो जनरेटर फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो बात घूम फिर के किस पे आके ख़त्म होती है? इस हीट पे। ये हीट चाहिए आपको। आप कोयला जला के आप हीट ले आएँ, कचरा जला के आप हीट ले आएँ, घरों को आग लगा के आप हीट ले आएँ, आपको हीट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पानी बॉयल करना है, क्योंकि उससे मिलेगी स्टीम, और स्टीम से चलेगा टरबाइन, टरबाइन चलाएगा जनरेटर को, उससे बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं, वहाँ पर भी क्या है? वहाँ पर भी एग्जैक्टली यही काम तो हो रहा है। वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, वहाँ पर हीट आपको चाहिए, तो आपको कोयला जलाने की ज़रूरत नहीं है, कचरा जलाने की ज़रूरत नहीं है, गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल जलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करनी है, एटमी धमाका करना है। एटमी धमाका करना है, लेकिन महदूद पैमाने पर, न्यूट्रॉन्स की रफ्तार को महदूद करके, मॉडरेट करके,
उसकी स्पीड को कंट्रोल करके। और ये काम ग्रेफाइट की मदद से होता है कि उस न्यूट्रॉन की रफ्तार को कंट्रोल किया जाता है, और उससे क्या होता है कि वो फिजन रिएक्शन तो होगा, न्यूक्लियस तो ब्लास्ट होगा, हीट तो निकलेगी, लेकिन हीट फिर वो नहीं निकलेगी बहुत शदीद वाली कि जो पूरा शहर ही उड़ा दे, नहीं, इतनी हीट मिलेगी कि वो 1 टन या 2 टन पानी है, सबका सब क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको स्टीम चाहिए ना पानी को बॉयल करने के लिए, उस हीट की मदद से हम पानी को बॉयल कर लेंगे, बस इतना काम होगा उस हीट से। और उस स्टीम से टरबाइन चलेंगे, उससे जनरेटर चलेगा, उससे पावर स्टेशंस चलेंगे। समझ में आ गई बात? और मुझे भी समझ में आ गई कि वीडियो हो गई तवील, अभी तो कोल का भी काम रहता है, कोक का भी रहता है, चारकोल का भी रहता है, क्या करें, वीडियो तो इतनी बड़ी हो गई, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। बहरहाल चलें, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली, यहीं पर इस वीडियो को तमाम कर देते हैं। कितना टाइम हो गया देखूं या फिर ख़त्म ही कर दूं इसको। और 35 मिनट्स की वीडियो हो गई है भाई, मेरे ख्याल में इसको बंद ही कर देते हैं, वरना बहुत तवील बात हो जाएगी। कोल है, कोक है, चारकोल है, पार्ट 2 में जो ना इनको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया इसका। सोचा नहीं था कि पार्ट 1 या पार्ट में बनाऊंगा, सोचा था कि एक ही वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अब क्या करें भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।